Hello everyone, welcome to 67th BPSC मेंस क्रैश कोर्स बाय चाणक्य IAS एकेडमी। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके बारे में बात की। आज हम लोग गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इनके बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे और पॉइंट्स को समझेंगे। अब देखिए, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेट लेवल पे हेड होते हैं, ठीक है, गवर्नर जो होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं एक्चुअल पावर्स उनके पास होती हैं। तो अभी चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन है? श्री नीतीश कुमार है, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं और उसके बेसिस पे हमें जो है अपनी तैयारी को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, किस तरीके से मोल्ड करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर in state politics in India, particularly in Bihar. Is he a mere puppet? Examine the role of governor in state politics in India, particularly in Bihar. Is he a mere puppet? इस बात को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप येस नो सब में दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है डिस्कस द पावर्स एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स। तीसरा भी यही है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर एंड हिज रोल इन बिहार। और चौथा, हाउ द CM ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड। क्रिटिकली एग्जामिन द पावर्स, फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट बिहार CM। ये क्वेश्चन शायद 2002 में आया था, तो प्रेजेंट बिहार CM यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रॉडली क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, तो गवर्नर के बारे में, रोल ऑफ गवर्नर की बात हुई है, पावर्स की बात हुई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात हुई है। तो ब्रॉडली यही एक पूरा फ्रेमवर्क हमें ध्यान रखना है। CM के बारे में एक ही क्वेश्चन आया है, हाउ ही इज अपॉइंटेड, और उनके पावर्स, फंक्शंस वगैरह के बारे में। तो एक काम करते हैं, CM एक छोटा टॉपिक है तो सबसे पहले हम CM देखते हैं, फिर हम वापस गवर्नर पे आते हैं। तो देखिए चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इनकी पावर्स क्या होती है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है चीफ मिनिस्टर का? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है? नहीं। इनका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के थ्रू होता है? नहीं। इनका अपॉइंटमेंट स्टेट के फंक्शनरीज के थ्रू होता है? नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट गवर्नर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में खाली इतनी ही बात लिखी गई है कि आर्टिकल 264 के अंडर द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, बट ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, जो भी लार्जेस्ट पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज विधानसभा में रहेगा, उस लार्जेस्ट पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज का जो लीडर होगा, जिसको MLAs लीडर इलेक्ट करेंगे, वही पर्टिकुलर पर्सन चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर अपने MLAs का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो चीफ मिनिस्टर को चेंज किया जा सकता है, इसके लिए कोई और प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो करेंटली महाराष्ट्र में जो हुआ, वहां पे अभी तक श्री उद्धव ठाकरे वो चीफ मिनिस्टर थे और उनके पास मेजॉरिटी ऑफ MLAs का कॉन्फिडेंस था, जिसमें 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट था। फिर उनकी अपनी पार्टी में ही कुछ डिविजन्स हुए और एक और लीडर जो हैं, जिनका नाम है श्री एकनाथ शिंदे, वो अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। उनके पास दूसरी पार्टी का सपोर्ट है, बट उनकी अपनी पार्टी के भी कई लोग जो है वो इस फैक्शन के साथ हैं। यानी कि यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ CM करने के लिए क्या जरूरत पड़ी कि जिस किसी के पास भी मेजॉरिटी ऑफ MLAs का सपोर्ट है, दैट पर्सन विल बिकम द CM, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं पावर्स क्या होती हैं चीफ मिनिस्टर की। हाँ, ये जरूर याद है कि अगर आप आंसर कोट कर रहे हैं तो 264 आर्टिकल को मेंशन करना यहां पर मैंडेटरी है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सेकेंड हमने बात किया कि पावर्स क्या है। तो देखिए एज अ पावर इनका सबसे पहला पावर क्या है, ये है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, COM। तो हेड होने के तौर पे गवर्नर को जो रिकमेंडेशन जाता है कि कौन पर्टिकुलर पर्सन कौन सा मिनिस्टर बनेगा, वो रिकमेंडेशन कौन देता है? वो रिकमेंडेशन देते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये उनकी इंपॉर्टेंट पावर है। इसके अलावा इनके पास क्या पावर होती है? इसके अलावा इनके पास होती है पावर की ये
रिकमेंडेशन देते हैं अपॉइंटमेंट का। किसके अपॉइंटमेंट का? जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं स्टेट के, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो उनके अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर गवर्नर को देते हैं और गवर्नर फाइनली उनको अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा हर स्टेट में एक स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है। उस स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरपर्सन भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। जो जोनल काउंसिल्स होती हैं उसमें भी बाय टर्न ये वहां पे हेड करते हैं। जोनल काउंसिल्स को टर्न बाय टर्न हेड किया जाता है। तो इस तरीके के काफी ब्रॉड से फंक्शंस होते हैं चीफ मिनिस्टर के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या आती है कि इनके पास ये भी एक पावर है कि ये डिसोल्यूशन रेकमेंड कर सकते हैं। रेकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ विधानसभा। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये सारे इनके डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इनका रोल होता है। तो अब इसको हम लोग ने खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द गवर्नर। हम लोग ने भी डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नर के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं गवर्नर से रिलेटेड, क्या रोल उनके लिए एनविसाज किया गया है और क्या उनकी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलग से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए ताकि आप कभी जब आंसर दें तो उन आंसर्स में आप एग्जैक्टली बता सकें कि आप गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं और आपको उनके बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 153, ये सब आप खुद से देखिएगा कि आर्टिकल 153 क्या बोलता है, और आर्टिकल 154, ये दोनों गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। 153 एंड 154। 163 एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। एग्जैक्ट आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन से इसको देख सकते हैं। फाइनली एक या दो और बचे, वो हैं आर्टिकल 155 और 156, ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेट होते हैं। तो बेसिकली ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो अगर आप कोई गवर्नर का आंसर लिख रहे हैं तो हमेशा आपके माइंड में ये फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को आपको कहीं पे यूज करना है आंसर में, ताकि उस आंसर को आप वैलिडेट कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरीके से ये सही आंसर है और आपको अच्छे से गवर्नर के बारे में पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द रोल एनविसाज्ड। तो अब देखिए, गवर्नर का रोल क्या होता है। कई बार क्वेश्चन उठता है कि गवर्नर का रोल ही क्या है। भाई प्रेसिडेंट चलिए नेशनल लेवल पे होते हैं, उनका रोल होता है कि अगर कोई पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, हंग असेंबली हो रही है, तो उस केस में वो इंश्योर करेगी कि सारा का सारा पीसफुल ट्रांजिशन रहे, सब कुछ अच्छे से चलता रहे सेंट्रल लेवल पे। बट स्टेट लेवल पे भी तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेसिडेंट्स रूल होता ही है। तो जब प्रेसिडेंट्स रूल है तो गवर्नर की नीड क्या है, ठीक है। अब हम लोग इस रोल को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इनका डुअल रोल होता है। सबसे पहला रोल इनका जो है वो है कि ये हेड है ऑफ स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब हम जिस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के केस में जब हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं तो स्टेट को हम स्टेट नेशन से पर्टेन करते हैं, यानी कि इंडिया से। तो पहला इनका काम है हेड ऑफ स्टेट। दूसरा, ये एक कम्युनिकेशन चैनल है। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो जो स्टेट्स की डिमांड्स होती हैं या स्टेट की एस्पिरेशंस होती हैं, उसको ये सेंटर तक पहुंचाते हैं, और जो सेंट्रल आइडियाज होते हैं, सेंटर की स्कीम्स वगैरह का जो थॉट प्रोसेस होता है, उसको ये स्टेट में लेके आते हैं। तो ये इन दो तरीकों से काम करते हैं, एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एज अ कम्युनिकेशन चैनल। ये इनका सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा जो इनका सेकेंड रोल होता है वो लेजिस्लेटिव रोल होता है, सेम एज द प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक कि वहां पे गवर्नर का एसेंट ना हो, और गवर्नर के पास भी कुछ चॉइसेस होती हैं। वो उसको साइन कर सकते हैं, वो उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो उस बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट। तो इस तरीके के उनके पास ऑप्शंस होते हैं। पॉकेट वीटो भी होता है फॉर द गवर्नर। ये ब्रॉडली जो है रोल एनविसाज्ड और इनके रोल हो गए।
तीसरी चीज इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में और भी बात करेंगे, बट रोल के तौर पे इनको कुछ कुछ डिस्क्रिशंस दिए गए हैं। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हमेशा डिस्क्रिशंस इसलिए दिए जाते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशंस आती हैं, तो उस अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स जो भी पर्सन कंसर्न्ड है उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये रोल हो गया, इस पे भी हम लोग आगे और बात करेंगे डिस्क्रिशन पे। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं पावर्स ऑफ गवर्नर। पावर्स ऑफ गवर्नर की जब बात की जाती है तो वो पावर्स काफी सिंपल और स्टैटिक, जैसे कि प्रेसिडेंट के होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर हो जाती है, एग्जीक्यूटिव पावर हो जाती है, जुडिशियल पावर्स हैं इनके पास, फाइनेंशियल पावर्स हैं इनके पास। ठीक है, तो ब्रॉडली जो पावर्स प्रेसिडेंट सेंटर के लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं वही पावर्स गवर्नर स्टेट के लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा गवर्नर जो हैं वो चांसलर भी होते हैं ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, ये भी एक पावर है। ठीक है, पावर्स काफी सिंपल सी हैं, स्टैटिक सी पावर्स हैं, जिसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको आप सेम टू सेम आंसर्स में पुट अप कर सकते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जब आपको आंसर राइटिंग करना होगा तो अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट आएगी कि आप इन सब चीजों को मिला के उसका एक अच्छा आंसर बना पाए। तो कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर्स, अबाउट द रिमूवल ऑफ द गवर्नर एंड ओवरऑल एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नर्स इन इंडिया। और इसके लिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं गवर्नर से रिलेटेड। देखिए सबसे पहली कॉन्ट्रोवर्सी आती है गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। कॉन्ट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेके कोई भी फिक्स रूल्स बहुत ज़्यादा बनाई नहीं गई है, खाली उनकी एज और सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। बट क्या उनका इलेक्शन होगा? नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। तो एक्चुअली ऐसा माना गया था कि ये एक हेल्दी कन्वेंशन को एस्टैब्लिश करेगा और जो भी पॉलिटिकल पर्सन्स हैं या एमिनेंट पर्सन्स हैं, जब वो अपना रिटायर होने के आसपास आने लगेंगे तो उनको वहां पे रख दिया जाएगा एज अ गवर्नर, ताकि वो स्टेट का जो भी है ऊपर ऊपर से ठीक से देख पाए, ताकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना रहें, बट अगर कुछ इश्यू आता है तो वहां पे वो रोल प्ले कर सकें। बट एक्चुअल में हुआ क्या है कि यहाँ पे स्पॉइल्स सिस्टम हो गया है। स्पॉइल्स सिस्टम का मतलब कि जो भी पार्टी पावर में होती है उनके जो थोड़े से आसपास के लोग होते हैं, जो उन पार्टी के ही लोग भी हो सकते हैं या फिर जो उनके आसपास उनके फेवर्स के लोग होते हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ एक लोगों को ऐसे भी अपॉइंट किया जा रहा है एज गवर्नर्स, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। तो दिस हैज एक्चुअली नॉट बीन, जैसा भी मतलब सोचा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, शायद ये एग्जैक्टली वैसा रोल नहीं आ पाया है, और यही कंट्रोवर्सी है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर। अब इसको लेके हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि कुछ रिकमेंडेशन थे, तो अगर आप कभी भी इसके रिगार्डिंग आंसर लिखेंगे तो आप हमेशा इसको मेंशन करें। जैसे कि आपको पहली क्लास में भी बताया था कि आप जब पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं तो पॉलिटी के आंसर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा ठीक से। ये सारे टॉपिक्स के लिए है, ये स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिए नहीं है। जो भी जजमेंट्स हैं अगर आप उनको आंसर में पुट अप कर पाए, कमिटीज के बारे में आप बता पाए, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है आप उसकी बात कर पाए, कौन से लॉ में ये बात आती है या कौन से स्टैट्यूट में इसका कवरेज है आप वो बता पाए, आप किसी कन्वेंशन के बारे में बता सकते हो अगर, ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन में कोई कोटेशन दे सकते हो या फिर कंक्लूजन में भी कोटेशन दे सकते हो, और स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा, हालांकि अभी तक तो डेटा वाली चीजें ज्यादा नहीं आई हैं, बट जैसे आप मान लीजिए पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कितने % ऑफ टाइम तक आजकल चलती है, या फिर कितने % बिल्स जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं टू द सेलेक्ट कमिटी। ये सारी बातें स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं। जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर की गार्निशिंग हमेशा इन सारी चीजों से होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट पे एक राजा मन्नार कमेटी बनी थी, जिन्होंने कहा कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट सीएम के कंसल्टेशन के साथ ही होना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन था।
दूसरी चीज इसके अलावा पंची कमीशन ने बोली, तो पंची कमीशन ने जो बात की वो ये थी कि आपने एक काउंसिल बनाई थी, इंटर स्टेट काउंसिल। तो इस इंटर स्टेट काउंसिल का यूज कीजिए और यहां पे एक लिस्ट या एक पैनल तैयार कीजिए कि कौन कौन गवर्नर बनने के लायक है, और आप ऑलरेडी जो भी स्टेट में वैकेंसी आती है आप अकॉर्डिंगली उस लिस्ट को यूज कर सकते हैं यहां पे इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू। तो ये दोनों आप रिकमेंडेशन याद रखिए, गवर्नर अपॉइंटमेंट के जो आर्टिकल्स हैं उसको याद रखिए। अगली कंट्रोवर्सी पे बढ़ते हैं। पहले हम लोग रिमूवल की बात कर लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ गवर्नर में भी सेम इशू होता है कि रिमूवल ऑफ गवर्नर के बारे में कुछ क्लियर बात नहीं बोली गई है, बस यही कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई उनके बारे में फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, जैसे कि बोला जाए कि 5 साल का टेन्योर है तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। इसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब चाहें तो उनको अपॉइंट कर दें, जब चाहें तो उनको हटा दें। तो ये बात तो ठीक नहीं लगती है, इसीलिए इसको लेके भी कुछ कुछ कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दिए थे और उन कमिटीज के रिकमेंडेशंस को आप यहां पर यूज करेंगे। सरकारिया कमिटी थी, इन्होंने कहा कि अगर कुछ एक्सेप्शन नहीं है तो 5 ईयर के टेन्योर को आप डिस्टर्ब मत करिए। एक्सेप्शनल केस है तो आप उनको हटा सकते हैं, बट अदरवाइज आप उनके टेन्योर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिमिलरली पंची कमीशन ने कहा कि जब आप रिमूवल कर रहे हैं तो आप लेजिस्लेचर के थ्रू रिमूवल करें, ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया और कल से जो है गवर्नर आपके चेंज हो गए। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप लेजिस्लेचर का रूट लीजिए और वहां से आप बात कीजिए। इसके अलावा एक केस भी आया था, बीपी सिंघल केस। इस बीपी सिंघल केस में कोर्ट ने कहा कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो डॉक्ट्रिन है इसको कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो किसी गवर्नर को क्यों रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बीपी सिंघल केस में बोला गया है, बट इन्होंने ये भी कहा कि आप हेल्दी कन्वेंशंस फॉलो करें और अगर आप किसी को टेन्योर के पहले हटा रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। सिमिलरली एक गवर्नर अपॉइंटमेंट हो गया और रिमूवल हो गया, ठीक है। अब हम डिस्क्रिशनरी पावर्स पर आते हैं। देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर की जब हम डिस्कशन करते हैं तो आर्टिकल 163 में डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को फॉलो करेंगे एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर ही हैज डिस्क्रिशन। और यह भी बोला गया है कि जब डाउट है कि ये पर्टिकुलर चीज में डिस्क्रिशन है या नहीं, तो इस केस में भी गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा कि डिस्क्रिशन है या नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां पे गवर्नर को काफी ओवरराइडिंग सी पावर्स दे दी गई हैं फॉर द डिस्क्रिशन पार्ट। अब किस किस चीज में गवर्नर को डिस्क्रिशन होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस पे कंट्रोवर्सी क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 356 यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ये गवर्नर का डिस्क्रिशन है, वो रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं। आर्टिकल 200 इज अबाउट द फॉरवर्डिंग ऑफ एसेंट और रिजर्विंग द बिल। आर्टिकल 201 अबाउट रिकमेंडिंग कि ये पर्टिकुलर बिल जो भी है इसको फॉरवर्ड किया जाए फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 174 भी है जहां पे समनिंग या प्रोरोगिंग ऑफ हाउस की बात होती है। ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑल्दो रीसेंट जजमेंट्स में कहा गया है कि ये पावर कंट्रोवर्शियल है। नबाम रेबिया केस में इसको लेके एक डिस्कशन किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसमें हम आते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स तो भाई रहेंगी, क्यों डिस्क्रिशनरी पावर्स होनी है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको लेके इश्यूज क्या होते हैं। अगर डिस्क्रिशनरी पावर है तो उससे क्या इशू है? इशू ये है कि अगर आप उसको ठीक से यूज नहीं करते हो, अगर आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अफेक्ट होता है। दूसरी चीज, जो डिग्निटी है ऑफिस का, वो डिग्निटी अफेक्ट हो जाता है ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी एक डिग्निफाइड पोस्ट है। तीसरी चीज कि यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल आ जाता है, फिर जुडिशरी को बहुत सारी पावर मिल जाती है कि वो डिसाइड करें अबाउट थिंग्स दैट इज नॉट एक्चुअली देयर डोमेन।
और एक और चीज है, जब हम ज्यादा ही डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में जगमोहन गवर्नर श्री जगमोहन जी ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया था, और ऐसा कई लोग कहते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि वहां पर चीजें डिस्टेबलाइज हो गई कुछ कुछ हद तक। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें होने की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं अगर अगर आप डिस्क्रिशनरी पावर्स को विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। चलिए अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि ये जो हमने डिस्क्रिशनरी पावर्स पढ़ लिए, रिमूवल पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को कोट करेंगे, यानी कि एक्चुअल पर्सन्स को कोट करेंगे आंसर्स में, तो आपके आंसर्स जो है उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, तब आपको डिटेल्स पता रहेंगी। ठीक है, तो पहले हम बिहार की बात करते हैं। देखिए बिहार में एक केस जो मेंशन किया जाता है वो है जब श्री बूटा सिंह जी यहाँ पे गवर्नर थे, और 2005 का केस है। इस टाइम पे जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर स्टेक क्लेम किया था कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरे एंड पे थी आरजेडी, बट ऐसा कहा गया कि बूटा सिंह जी ने एक्चुअली प्रॉपरली यूज नहीं किया, और उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, उन्होंने रिकमेंडेशन ये नहीं दिया कि उनको इनवाइट करें गवर्नमेंट बनाने के लिए, रादर उन्होंने बोला कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। और फाइनली उसी साल जब इलेक्शंस दोबारा हुए तो जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर वापस से सरकार बनाई। सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज के लिए इनको रिप्रिमांड किया गया था कि दिस वाज नॉट अ प्रॉपर यूज ऑफ द पावर दैट ही वाज गिवन। इसी तरीके से सेकेंड टाइम पे श्री केशरी लाल त्रिपाठी 2017 के टाइम पे, इस टाइम पे भी ऐसा कहा गया कि क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस समय पे आरजेडी थी, बट इनको इनवाइट नहीं किया गया गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज के रिगार्डिंग। और तीसरा जो हमारे पास है वो तीसरा थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल है, जहां पे गवर्नर थे श्री देवकांत बरुआ। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मिनिस्टर्स जो थे उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया इंडिविजुअली, और इसके अलावा जब तक इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो चुका है आर्टिकल 356 के अंडर, बट उस रिपोर्ट का फाइनल सॉल्यूशन आने के पहले और असेंबली के मीट करने के पहले ही इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, जबकि ये एज पर द कन्वेंशन नहीं था। ठीक है, तो ये 2 या 3 एग्जाम्पल्स है जो हमारे पास, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी इन केस ऑफ बिहार। अपार्ट फ्रॉम बिहार हमने एक एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था श्री जगमोहन जी का। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग और बात कर सकते हैं जहां पे जो राजस्थान के गवर्नर हैं उन्होंने 2 बार, जो भी चीफ मिनिस्टर ने रेकमेंड किया था कि वो एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हैं, उन्होंने 2 बार उस स्पेशल सेशन को रिटर्न कर दिया प्रपोजल कि नहीं आप ये नहीं बुलाइए स्पेशल सेशन को। ठीक है, सिमिलरली महाराष्ट्र में भी कंट्रोवर्सी हुई थी जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्मेशन का समय था। उस टाइम पे ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर पार्टी को एक तो पहले बुलाया गया, ठीक है, और दूसरा उनको ज्यादा समय दिया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अदर पार्टीज। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट जहां पे आपको कंट्रोवर्सी या नेगेटिव रोल दिखता है कि गवर्नर जो है वो किस तरीके से उन्होंने कुछ कुछ चीजों में गड़बड़ किया। बट एट द सेम टाइम काफी सारे पॉजिटिव रोल्स भी हैं। हमारे पास 5 या 6 केस है, चलिए मान लीजिए अगर 10-20 केसेस भी हैं ऐसे, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पे गवर्नर्स का पॉजिटिव रोल रहा है। और एज लॉन्ग एज जब तक चीजें सॉर्टेड हैं, सही तरीके से चल रही हैं, पीसफुल है ट्रांजिशन, तो वो सारे ही सारे इन्वॉल्वमेंट गवर्नर का है, यानी कि उनका रोल है वहां पर। ठीक है, अच्छे में अगर हम देखें तो एक तो श्री अर्जुन सिंह जी जो कि पंजाब के गवर्नर थे, इनको क्रेडिट दिया जाता है पीस अकॉर्ड के लिए। और दूसरा इसके अलावा भीष्म नारायण सिंह जो असम में थे, इनको भी क्रेडिट दिया जाता है पीस अकॉर्ड के लिए।
यानी कि इन दोनों लोग का काफी पॉजिटिव रोल रहा है फॉर द गवर्नरशिप और इनकी वजह से कुछ कुछ पीस अकॉर्ड्स हुई, ठीक है। यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मिक्स्ड बैग है, कुछ में अच्छा है कुछ में बुरा है। और इसको लेके ये फाइनली कहा जाता है कि जो भी गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पोस्ट को ठीक से जस्टिफाई करें और वो अच्छे से काम करें, ठीक है। तो ये गवर्नर्स को एक हेल्दी कन्वेंशन खुद से ही डेवलप करना होगा कि वो अपनी पोस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के जो रिकमेंडेशंस हैं, सरकारिया कमेटी और पंची कमेटी या बाकी कमिटीज के रिकमेंडेशंस हैं, उनको अच्छे से हमें ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल हम लोग इतने पे ही स्टॉप करते हैं। जो गवर्नर और सीएम का पार्ट है इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.